नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षायान अकेडमी में। हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं। तो आज हमारी अगली सीटेट क्वेश्चन का पेपर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखते हैं आज का हमारा मोटिवेशनल थॉट क्या है। दिया गया, तेरी किस्मत तेरी मेहनत से ही बन पाएगी। तेरी किस्मत तेरी मेहनत से ही बन पाएगी। तेरी सफलता तेरी पढ़ाई से ही जानी जाएगी। देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जब भी हमें अपनी किस्मत बनानी पड़ेगी तो हमें मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर पढ़ाई में सफल होना है, हमें सफलता हासिल करना है, तो हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये दो बातें सत्य होती है कि अगर हमें सफल होना है किसी भी क्षेत्र में, देखिए अभी जैसे हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर हमें इसमें सफल होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जमकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी तो हम सफल हो पाएंगे। तो क्या है, सफलता तेरी पढ़ाई से ही जानी जाएगी। हम सफल होंगे तो जितने अच्छे से पढ़ेंगे सफलता उतनी ही अच्छी हमें मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। 1 to 6 क्वेश्चन पूछता है हमारा, पैसेज से पूछता है। तो इसके पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पैसेज से पूछा गया, फिर उसके बाद पैसेज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस दिया गया है, इसको कंप्लीट करने की बात कही जा रही है। तो यहाँ पे देखिए, द पोएट, यहाँ पे स्पेस रहेगा हर्ड, इसके बाद ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं, हर्ड लूसी ग्रे, ये रहेगा। इसके बाद यहाँ पे स्पेस हैड क्या रहेगा, इसके बाद यहाँ पे स्पेस रहेगा। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा खाली स्थान पे कौन सा वर्ड भराएगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या पैसेज में कैसी बात की गई है, पैसेज किसके बारे में है, पैसेज में किसकी चर्चा की गई, पैसेज के भाव को समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं। दिया गया है पैसेज, पहला है स्टैंजा, ऑफन आई हर्ड ऑफ लूसी ग्रे एंड व्हेन आई क्रॉस द वाइल्ड आई चांस टू सी एट ब्रेक ऑफ द डे द सॉलिटरी चाइल्ड। और दूसरा क्या दिया गया स्टैंजा, नो मेट नो कॉमरेड लूसी न्यू शी डेल्ट ऑन ए वाइल्ड मोर द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रीव बिसाइड ए ह्यूमन डोर यू येट मे स्पाई द फॉन एट प्ले द हेयर अपॉन द ग्रीन बट द स्वीट फेस ऑफ लूसी ग्रे विल नेवर मोर बी सीन टुनाइट विल बी ए स्टॉर्मी नाइट यू टू द टाउन मस्ट गो। आज जैसे यहाँ पे पोएट जो चर्चा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आज की शाम क्या है, एक स्टॉर्मी नाइट है, तूफानी रात्रि है। इसमें क्या करना है, वो चाइल्ड को बोल रहा है, लूसी ग्रे जो उसको कह रहा है कि अब तुम्हें घर को जाना चाहिए, अपने शहर को तरफ जाना चाहिए। एंड टेक लैंटर्न, एक लैंटर्न जिसको हम गांव में कहते हैं लालटेन होता है, उसको लैंटर्न कहते हैं। एंड टेक लैंटर्न चाइल्ड टू लाइट, उसको लाइट दिखाने के लिए एक लैंटर्न लेते हैं। योर मदर थ्रो द स्नो, तुम्हारी माता क्या है, जो लूसी ग्रे से वो कह रहे हैं कि तुम्हारी माता जी क्या है, स्नो बर्फ में से एक लैंटर्न को लेते हुए आ रही है तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए। क्यों दिखाने के लिए, क्योंकि वो स्टॉर्मी नाइट है, तूफानी रात है, ताकि तुम भटक न जाओ, इसलिए तुम्हारी माता आती हैं, ये लाइट लैंटर्न लेके आती है तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए। ये सब दोस्तों ध्यान दीजिए, जितना भी पोएम है ये क्या है, काल्पनिक पोएम है। विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम का नाम ही क्या है, लूसी ग्रे। पोएम का नाम क्या है, लूसी ग्रे बाय वर्ड्सवर्थ। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि वर्ड्सवर्थ क्या है, एक नेचर पोएट है। ये बस प्रकृति में जाते हैं, जहाँ पे सुंदरता कुछ ऐसी चीजें दिखती है तो उसके बारे में वो रचना करने लगते हैं। तो नेचर पोएट होने के नाते ये जो लूसी ग्रे है, ये क्या सॉलिटरी चाइल्ड है और ये काल्पनिक है। ये इमेजिनेशन किए हैं कि एक लूसी ग्रे नाम की लड़की होगी, ऐसे ऐसे स्थान पे जाएगी, ऐसे ऐसे ये सब घटनाएं घटित होती है। ये क्या सॉलिटरी चाइल्ड के बारे में, सॉलिटरी चाइल्ड किसे कहेंगे हम, लूसी ग्रे को ही सॉलिटरी चाइल्ड कहते हैं। ये पोएम किसकी है, पोएम का नाम है लूसी ग्रे और किसके द्वारा लिया गया है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया था सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए पहला ही वाक्य दे, ऑफन आई हर्ड ऑफ लूसी ग्रे, ऑफन आई हर्ड ऑफ लूसी ग्रे। यहाँ पे दिया कंप्लीट द सेंटेंस, द पोएट हैड, इसके बाद क्या भर देंगे हम, ऑफन। ऑफन प्राय मैं सुना करता हूँ, किसके बारे में, हर्ड ऑफ लूसी ग्रे के बारे में सुना करता हूँ। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द पोएट चांस टू सी, पोएट को कब चांस मिलता है, किसको देखने के लिए, लूसी को देखने के लिए पोएट को कब चांस मिलता है, ये पूछा जा रहा है। एट नून, क्या दोपहर की बात करते हैं पोएट, तो वर्ड्सवर्थ जी दोपहर की बात वहां पे कहीं पे कोई चर्चा ही नहीं की है। ऑप्शन बी एट डस्क, ऑप्शन सी है इन द आफ्टरनून, ऑप्शन डी कह दिया एट डॉन।
भोर का समय होता है, डॉन मतलब भोर का समय होता है, उसी समय वर्ड्सवर्थ जो है लूसी ग्रे की चर्चा करते हैं। तो चांस टू सी, उनको चांस मिलता है किसको देखने के लिए, लूसी ग्रे को। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द पोएट कास्ट लूसी ग्रे ए सॉलिटरी चाइल्ड बिकॉज, पोएट जब लूसी ग्रे को एक सॉलिटरी चाइल्ड कहते हैं तो क्यों कहते हैं। तो पैसेज के हमने पढ़ लिया, उसमें भाव तो पता ही चला गया होगा कि क्यों पोएट किसको, लूसी ग्रे को क्यों कहते हैं सॉलिटरी चाइल्ड। ऑप्शन देते हैं, सी साई बाय नेचर, क्या वो नेचर से बहुत शर्मीली है ऐसा, ये सब कोई बात नहीं है। हर पेरेंट्स हैड केप्ट हर अपार्ट फ्रॉम द अदर्स, ये भी कोई चर्चा नहीं। ऑप्शन सी हैज नो फ्रेंड नो कंपेनियन। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब सॉलिटरी चाइल्ड की बात की जा रही है तो उसमें क्या है कि जब वो तूफानी स्टॉर्मी रात में घूमती है तो वहां पे क्या चर्चा की गई, सी हैज नो फ्रेंड, उसके पास कोई दोस्त नहीं होते, कोई साथी नहीं होते, कोई कंपेनियन उसका नहीं होता, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, सॉलिटरी चाइल्ड की चर्चा, सॉलिटरी चाइल्ड के नाम से उनको संबोधित करते हैं वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लूसीज फादर आस्क हर टू टेक ए लैंटर्न विथ हर बिकॉज, लूसीज फादर जो पोएम में चर्चा की गई लैंटर्न लेने के लिए, तो वहां पे क्यों चर्चा की गई कि क्यों उसको क्या कहा, आस्क हर टू टेक ए लैंटर्न विथ हर बिकॉज, क्यों उसको कहते हैं अपने साथ एक लैंटर्न लो, ऐसा क्यों कहते हैं। तो हम देखते हैं, ऑप्शन दिया गया है, द मोर वाज इंटरेस्टेड विथ स्नैक्स, स्नैक्स की कोई बात नहीं की। इट वॉज गोइंग टू बी स्टॉर्मी नाइट। ऑप्शन सी, द वे टू द टाउन वॉज नॉट सेफ, सी माइट इनकाउंटर रॉबर्स। ऑप्शन बी को देखते हैं, बी की चर्चा की गई है पोएम में, इट वॉज गोइंग टू बी स्टॉर्मी नाइट, वो तूफानी रात होने जा रही, इसी वजह से लैंटर्न लेने की बात कही है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट राइम स्कीम हैज बीन यूज्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द एक्सट्रैक्ट। पोएम के फर्स्ट स्टैंजा में पूछा जा रहा है कि कौन से राइम स्कीम का प्रयोग किया गया। तो पहले हम पोएम को देख लेते हैं, उसमें देखते हैं कौन सी राइम स्कीम का प्रयोग है। यहाँ पे देखते हैं राइम स्कीम को हम पकड़ते हैं कैसे, लास्ट वर्ड को देखते हैं, हर लाइन की लास्ट वर्ड को देखते हैं। फर्स्ट स्टैंजा क्या है, यहाँ से लेके ये 4 लाइन जो है यही फर्स्ट स्टैंजा है। इसमें देखते हैं ग्रे को क्या कहेंगे, इसको ए से कर देंगे, वाइल्ड बी, फिर डे, डे ग्रे से मैच कर रहा है इस वजह से इसको कैसे करेंगे, ए करेंगे, फिर चाइल्ड वाइल्ड से मैच कर रहा है तो इसलिए बस बी कर देंगे। तो हमारी राइम स्कीम क्या बनती है, ए बी राइम स्कीम बनती है। तो देखते हैं ऐसा कहाँ पे चर्चा की गई है, ए बी ए सी, ए बी बी, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द टू द टाउन इन स्टैंजा। टू द टाउन जो पैसेज में यूज हुआ उसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे हम देख के ही बता सकते हैं कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग है। तो यहाँ पे अलिट्रेशन का प्रयोग किया गया। क्यों किया गया, यहाँ पे देखिएगा टी साउंड का रिपीटिशन हो रही है, टी का हो रहा है टी। जब एक ही सेंटेंस में विभिन्न कई से एक ही अक्षर का रिपीटिशन कई बार होते हैं, एक ही वर्ड्स के रिपीटिशन कई बार होते हैं, तो क्या होता है वहां पे अलिट्रेशन होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्राफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। ग्राफोलॉजी को किस स्टडी के नाम से है, मतलब ग्राफोलॉजी किसका अध्ययन करता है। ऑप्शन ए द ग्राफ सिस्टम, हाउ वर्ड आर प्रोनाउंस्ड एंड इट्स ग्राफिकल representation. Option C, a writing system of a language and the convention used in the representing speech in writing. Option D, a lexical item and how they are grouped together. ऑप्शन सी को देखते हैं, ग्राफोलॉजी क्या होता है। ग्राफोलॉजी क्या होता है, लिखने का एक सिस्टम होता है। कैसा सिस्टम, ऑफ ए लैंग्वेज, भाषा लिखने की एक सिस्टम होता है जिसमें क्या करते हैं, एंड कन्वेंशन यूज्ड इन रिप्रेजेंटिंग स्पीच इन राइटिंग। राइटिंग में जो स्पीच होती है उसको रिप्रेजेंट करने का एक सिस्टम क्या होता है, ग्राफोलॉजी होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द टास्क एंड एक्टिविटीज इन लैंग्वेज लर्निंग शुड बी द टेक्स्ट बुक्स ओनली। क्या है, टास्क एंड एक्टिविटीज इन द लैंग्वेज लर्निंग, भाषा सीखने में टास्क और एक्टिविटीज जो कराई जाती है, शुड द टेक्स्ट बुक ओनली। क्या यहाँ पे शुड द टेक्स्ट बुक ओनली, कैसा रहता है ये। ऑप्शन ए बी बेस्ड ऑन द चैप्टर्स, क्या चैप्टर बेस होना चाहिए। ऑप्शन बी सिंपल लैंग्वेज। ऑप्शन सी प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। ऑप्शन सी यहाँ पे एग्जैक्ट सही होता है, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं, क्यों जो टास्क और एक्टिविटी क्लास में कराई जाती है टेक्स्ट बुक को ध्यान में रखते हुए,
तो क्यों कराई जाती है? ताकि बच्चे कैसे, उनको अपॉर्चुनिटी, अवसर दिया जाता है कि वो क्या करें, अवसर देते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी ले, और कैसे लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने का उनको अवसर प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइजेज इंक्लूडेड इन द टेक्स्ट बुक प्राइमरी एम एट, प्राथमिक जो उद्देश्य होता है उसमें क्या था, एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइज क्या इंक्लूड करता है इन द टेक्स्ट बुक में? कोई भी टेक्स्ट बुक है उसमें जो क्या करते हैं, एक्टिविटीज और एक्सरसाइज कराते हैं, प्राइमरी प्राथमिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या होता है? ऑप्शन है इंगेजिंग स्टूडेंट आफ्टर स्कूल आवर्स, ऑप्शन में इनहेंस लैंग्वेज स्किल एंड वोकैबुलरी, ऑप्शन सी है डेवलपिंग टेस्ट फॉर द टेक्स्ट बुक रीडिंग, ऑप्शन टी ओनली ट्रांजैक्शन ओनली की कोई बात नहीं, तो यहाँ पे ये कट कर देते हैं। ऑप्शन बी को देखते हैं, इनहेंस लैंग्वेज स्किल्स एंड वोकैबुलरी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एवरी पोएम हैज ए स्पेसिफिक मीनिंग, जितने पोएम होते हैं सबकी एक अलग मीनिंग होती है, एक विशेष अर्थ होता है उसका। एंड चिल्ड्रन लव टू रीड पोएम, बच्चे क्या करते हैं, पोएम को पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट, आप इस स्टेटमेंट के माध्यम से क्या समझते हैं, यही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दिया गया है, पोएट हैज रिटन ए पोएम विथ सम मीनिंग एंड एवरीथिंग, every child enjoys and understands the poem as per their background and experience. Option C है, finding different meaning for the same poem by the reading process. Option D है, poem should be read the understand and the specified meaning. यहाँ आप देखते हैं क्या दिया गया, ऑप्शन बी को देखते हैं, एवरी चाइल्ड एंजॉयज एंड अंडरस्टैंड द पोएम, जब भी बच्चा कोई भी मतलब पोएम को पढ़ने पसंद करता है, फिर क्लास में जो पोएम पढ़ाई जाती है उसकी कुछ अलग अलग मीनिंग होती है, बच्चे उसको समझते हैं और उसको पढ़ने जब आनंद उठाते हैं, तो क्यों उठाते हैं ऐसा है, ध्यान दें, प्रत्येक बच्चा जो होता है वो एंजॉय करता है, समझता है उसको अच्छे से, एंड एज पर देयर बैकग्राउंड, अपनी बैकग्राउंड के हिसाब से क्या करते हैं बच्चे, अपने एक्सपीरियंस, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से बच्चे उसमें व्यक्त करते हैं, उसको समझते हैं पोएम को। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज ए पार्ट ऑफ, जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होते हैं, निदानात्मक मूल्यांकन होते हैं, किसका पार्ट होता है, किस मूल्यांकन का पार्ट होता है? ऑप्शन ए समेटिव, ऑप्शन बी फॉर्मेटिव, ऑप्शन बी बोथ समेटिव एंड एनुअल असेसमेंट, ऑप्शन डी है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है, निदानात्मक उपचार, निदानात्मक मूल्यांकन होता है, तो कब होता है, क्लास में शिक्षण कराते टाइम ही, क्लास में घूमते टाइम, मतलब वहाँ पे हमेशा चलता रहता है कि बच्चों के अंदर क्या कमियां आ रही, कैसे बच्चे सीख नहीं पा रहे, क्या वहाँ पे ये सीखने में कमियां आ रही, कोई टॉपिक सीखने में बच्चों को कैसे दिक्कत हो रही, क्या वहाँ पे दिक्कत पड़ रही, इन सबको कब जाना आता है, कौन से असेसमेंट के अंदर, फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक मूल्यांकन में, जो कि हमेशा हाफ ईयरली माध्यम से होता रहता है, मंथली, ये हफ्ते में एक बार कराते रहते हैं बच्चे, या फिर क्लास में डेली जो होता रहता है, ये सब फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो होता है वो किसका पार्ट होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होता है। अगला प्रश्न है, विच अप्रोच बेसिकली प्रमोट्स फ्लुएंसी, ऐसी कौन सी अप्रोच है जो क्या फ्लुएंसी को प्रमोट करती है? यहाँ देखते हैं, ऑप्शन ए स्ट्रक्चरल अप्रोच, ऑप्शन बी है कम्युनिकेटिव अप्रोच, ऑप्शन डी बिहेवियरिस्टिक, ऑप्शन डी है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो जो है यहाँ देखिए फ्लुएंसी मतलब बोलने के स्पीच को, कौन सी ऐसी स्पीच होती है, अप्रोच होता है जो उसको बढ़ावा देती, प्रमोट करती है। तो हम लोग जब देखते हैं, जब कन्वर्सेशन करेंगे तभी तो हमारी फ्लुएंसी स्ट्रांग होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कम्युनिकेशन अप्रोच के ही माध्यम से हमारी फ्लुएंसी स्ट्रांग होती है। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू अडॉप्ट इन योर लैंग्वेज क्लासरूम टू इनहेंस क्रिटिकल थिंकिंग अमंग द लर्नर, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए आप कौन सी एक्टिविटी को अपनाएंगे? ऑप्शन ये दिया गया है, रीड अलाउड द टेक्स्ट बुक इन द क्लासरूम, क्या टेक्स्ट बुक को तेजी क्लासरूम में पढ़ेंगे? ब्लैक बोर्ड एंड सॉल्व देम अमंग द ग्रुप। ऑप्शन बी है, राइट द आंसर टू द क्वेश्चन ऑन द ब्लैक बोर्ड, क्या करेंगे, क्या क्वेश्चन को ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे, ये होगा। ऑप्शन सी दिया गया, गिविंग सिचुएशंस एंड आस्किंग देम टू डिस्कस, बच्चों को ऐसी सिचुएशन देंगे कि ताकि वो क्या करें, डिस्कस करेंगे, उनको अवसर देंगे, फिर वहां पे वो डिस्कस करके उसका आंसर प्राप्त करें। तो सबसे सही आंसर क्या हो जाता है, जो क्रिटिकल थिंकिंग होगी, कोई भी टॉपिक उनको दे दिया जाएगा,
और बच्चों से कहा जाएगा कि इसका आंसर प्राप्त करें या फिर इसके बारे में अलग से अपने भाव विचार को व्यक्त करें। तो क्या ये क्रिटिकल थिंकिंग के अंतर्गत आता है, ताकि बच्चे अपने अपने भाव विचारों को अपने सोच के माध्यम से व्यक्त करेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू डिड्यूसिंग मीनिंग फ्रॉम द क्लूज अवेलेबल इन द टेक्स्ट। क्या है, कौन सा ऐसा सिस्टम होता है, कौन सी ऐसी व्यवस्था जो मीनिंग फ्रॉम द क्लूज अवेलेबल इन द टेक्स्ट डिड्यूसिंग करेंगे। ऑप्शन है इन्फेरेंशियल, ऑप्शन बी ग्लोबल, ऑप्शन सी लोकल, ऑप्शन सी ट्रांजैक्शनल। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान देंगे, ऑप्शन ए हमारा सही होगा, इन्फेरेंशियल के माध्यम से हम क्या करेंगे, डिड्यूसिंग मीनिंग फ्रॉम द क्लूज अवेलेबल इन द टेक्स्ट। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाली स्थान दिया गया, इन्वॉल्व्स जनरेटिंग आइडियाज, डिसाइडिंग ऑन द फॉर्म ऑफ द राइटिंग टेक्स्ट एंड आल्सो थिंकिंग अबाउट हु विल रीड इट। यहाँ पे पूछा गया है कि क्या है, आप खाली स्थान दिया गया है, इसमें क्या भरना है कि इन्वॉल्व्स जनरेटिंग आइडियाज, ऐसी कौन सी टॉपिक जो जनरेट आइडियाज को जनरेट करती है, मतलब उत्पन्न करती है। डिसाइडिंग ऑन द फॉर्म ऑफ रिटन टेक्स्ट, जो रिटन टेक्स्ट दिया उस पर अपना डिसीजन देते हैं। एंड आल्सो थिंकिंग अबाउट हु विल रीड इट, तो इस पे वो विचार करते हैं कि कौन इसको पढ़ेगा। तो ऑप्शन ए देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन बी कंपोजिशन, ऑप्शन सी है ट्रांजैक्शनल, ऑप्शन डी है कैनोटेशन। यहाँ पे ध्यान देंगे, ऑप्शन बी कंपोजिशन के माध्यम, कंपोजिशन इन्वॉल्व्स जनरेटिंग आइडियाज। कंपोजिशन क्या होता है कि वो आइडियाज को जनरेट करता है, फिर डिसाइडिंग द फॉर्म ऑफ राइटिंग टेक्स्ट एंड आल्सो थिंकिंग अबाउट हु विल रीड इट। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एज ए टीचर यू विश टू इनहेंस द रीडिंग स्किल ऑफ योर लर्नर्स। क्या करेंगे, आप एक टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे, इनहेंस रीडिंग स्किल, रीडिंग स्किल को कैसे अपने स्टूडेंट्स के अंदर इनकरेज करेंगे। टू इनकरेज द सेल्फ रीडिंग यू विल, अब सेल्फ रीडिंग मतलब स्वतः पढ़ने को कैसे इनकरेज कर रहा है। ऑप्शन ए दिया गया, आस्क द प्रिंसिपल टू अरेंज ए पीरियड स्पेसिफिकली फॉर सेल्फ रीडिंग इन द टाइम टेबल अदर देन द इंग्लिश पीरियड्स। ऑप्शन बी दिया गया है, आस्क देयर पेरेंट्स टू हेल्प देम एट होम। ऑप्शन सी दिया, टॉक टू योर लर्नर्स अबाउट व्हाट डू एंड डोंट लाइक टू रीड एंड आल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस विथ देम गिविंग एग्जांपल्स। ऑप्शन डी क्या दिया गया, इंस्ट्रक्ट देम टू रीड ए बुक डेली अदरवाइज दे विल लॉस देयर गेट्स। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, बच्चों को क्या करेंगे, टॉक टू योर लर्नर्स, अपने लर्नर जो सीखने वाले उनसे बात करेंगे। अबाउट व्हाट मतलब वो क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं वो करना चाहते हैं। आल्सो शेयर देयर योर एक्सपीरियंस, अपने अनुभव को उनसे साझा करेंगे। फिर क्या करेंगे, साझा करेंगे। देम गिविंग एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को देके अपने अनुभव को बच्चों के साथ साझा करेंगे। इसके साथ क्या आंसर सही होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्रीहेंसिबल इनपुट रिफर्स टू, कंप्रीहेंसिबल इनपुट क्या रिफर्स करता है। ऑप्शन है रीड द टेक्स्ट एंड कंप्रीहेंडिंग इट। ऑप्शन बी है रीडिंग द टेक्स्ट एंड गिविंग इनपुट व्हाइल समराइजिंग इट। ऑप्शन सी है meaningful oral and written language slightly above the learner's current level of mastery. Option D है meaningful oral and written language slightly below the learner's current level of the mastery. हम क्या करेंगे, meaningful oral and written language क्या करेंगे, oral and written language को meaningful करके slightly above the learner's current level, learners की जो सीखने वाले जो current levels होती है उससे थोड़ा सा ऊपर उनको क्या करेंगे, बच्चों को उसमें बस सिखाएंगे और उसको समझाएंगे। ऑप्शन ए सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपार्ट फ्रॉम 4 लैंग्वेज स्किल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड लैंग्वेज स्किल्स। जितनी भी चार लैंग्वेज स्किल्स हम लोग आप लोग बताए थे उसमें पूछा गया है कि कौन सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड लैंग्वेज स्किल। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ऐसा कौन सा है जो एक और भी लैंग्वेज स्किल्स के नाम से, 4 तो हम लोग जानते हैं लेकिन और इन चारों ऑप्शन में से किसको हम लैंग्वेज स्किल्स के नाम से कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए स्टडी स्किल्स, ऑप्शन बी है कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑप्शन सी है थिंकिंग स्किल्स, ऑप्शन डी है ओरल स्किल्स। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। थिंकिंग स्किल्स को भी हम क्या कहेंगे, लैंग्वेज स्किल्स के अंतर्गत रख सकते हैं, उसको उस नाम से जान सकते हैं। यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
लैंग्वेज नॉर्मली यूज्ड इन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन बट नॉट इन फॉर्मल स्पीच और राइटिंग इज कॉल्ड। ऐसा लैंग्वेज जो नॉर्मली किसमें यूज होता है, इनफॉर्मल अनौपचारिक तरीके से यूज होता है, न कि औपचारिक तरीके से। क्या कहें, स्पीच इन राइटिंग इज कॉल्ड, जो लिखने में उसको बुलाया जाता है उसको क्या हम कह सकते हैं, कन्वर्सेशन बट नॉट इन फॉर्मल स्पीच, जो कि इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में यूज होता है लेकिन फॉर्मल कन्वर्सेशन में यूज नहीं होता है। ऑप्शन ए होता है कोलोकेशन, ऑप्शन बी होता है कोलोक्विल, ऑप्शन सी है क्लू, ऑप्शन डी है चंग। यहाँ पे हम ध्यान देंगे ऑप्शन ए भी यूज होता है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी जो है ये किसके अंदर, फॉर्मल स्पीच के अंतर्गत यूज होता है, लेकिन ऑप्शन बी जो दिया गया ये केवल इनफॉर्मल स्पीच के अंतर्गत, कन्वर्सेशन के अंतर्गत यूज होता है, फॉर्मल के अंतर्गत नहीं यूज होता। तो ऑप्शन बी कोलोक्विल सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रोज डज नॉट इंक्लूड, प्रोज राइटिंग में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इंक्लूड नहीं होता है, मतलब 3 ऑप्शन इंक्लूड होंगे और एक नहीं होगा। ऑप्शन ए है प्ले प्रोज के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी नॉवेल भी आता है, ऑप्शन डी स्टोरी। ये तीनों जो है प्रोज के अंतर्गत आते हैं, लेकिन पोयम क्या है, पोयम तो एक पोएट्री के अंतर्गत आता है ना, इसको हम क्या कहेंगे, ये पोएट्री के अंतर्गत आता है, बाकी सब प्रोज के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे क्या सही होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पोयम। अगला प्रश्न है विच ए राइटर डिस्क्राइब्स एन इंसिडेंट और सीन विच हैड अकर्ड इन हिज लाइफ और एनी अदर पर्सन लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी इट इज कॉल्ड। यहाँ पे पूछा जा रहा है जब कोई राइटर डिस्क्राइब्स ए इंसिडेंट, कोई घटना, कोई सीन विच अकर्ड इन हिज लाइफ, जो उसके लाइफ में घटित होती है या किसी और के लाइफ में घटित होती है, उसको डिस्क्राइब करता है अपने शब्दों में, लेकिन किसके बेस क्या रहेगा, बेस ऑन द मेमोरी, क्या बेसिक ऑफ मेमोरी, उसके मेमोरी के आधार पे ही वो क्या करता है, उसके घटनाओं को, उसके सीन्स को डिस्क्राइब करता है। वो उसका खुद का सीन भी हो सकता है या किसी और के भी घटना का, उससे संबंधित कुछ रिलेटेड टॉपिक्स है उसको डिस्क्राइब करता है, तो उसको क्या कहेंगे, यहाँ पे हम बेसिस ऑफ मेमोरी, बेसिक मेमोरी के अंतर्गत होगा। क्या कहा जाता है उसको, कैरेक्टर स्केच कहा जाता है, ऑप्शन बी ट्रेवलॉग कहा जाता है, ऑप्शन सी एसे एंड एक्सपीरियंस, ऑप्शन डी को ध्यान देंगे मेमोयर। मेमोयर क्या होता है, मेमोयर के अंतर्गत कोई भी राइटर होता है उससे जो अपने संबंधित जो घटनाएं होती है या फिर सीन कुछ घटित हुए रहते हैं उसको डिस्क्राइब करता है, या फिर किसी और से संबंधित सीन या घटनाएं होती है उसको क्या करता है, राइटर डिस्क्राइब करता है, तो क्या होता है, मेमोयर के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारा साथ देते रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।